आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की हाइलाइट्स। हिजबुल्लाह ने इजरायली फाइटर प्लेन पर दागी सरफेस टू एयर मिसाइल। फिर से चर्चा हुई तेज, क्या रूस ने हसन नसरुल्लाह को दे दिया एयर डिफेंस सिस्टम। गजा के अल जैतून इलाके में इजराइल का बड़ा नुकसान, गोलीबारी में कई इजरायली फौजी जख्मी, हेलीकॉप्टर से ले जाए गए तमाम फौजी। वेस्ट बैंक के नाबलुस से भागी इजरायली फौज, फलस्तीनी लड़ाकों ने चारों तरफ से घेर कर की थी गोलीबारी। कल सीज फायर का नया मसौदा पेश करेगा मिस्र। हमास का दबदबा क्या हो सकता है कायम। नेतन्याहू की कैबिनेट में सिर फुटअव्वल वाले हालात, गैलेंट और बेन-गुविर बने दुश्मन। मिस्र के बंदरगाहों ने इजराइल को बचाया, अल सीसी के हुक्म से इजराइल तक पहुंचा हर तरह का माल। ईरान का बड़ा एक्शन, दाइश के 14 दहशतगर्द पकड़े। और तबाही मचा रहे यूक्रेन के ड्रोन, रोस्तोव के करीब तेल डिपो को फिर बनाया निशाना। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 23 अगस्त 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। और सबसे पहले एक खबर जो बहुत बड़ी है, लेबनान से आई है। लेबनान में हिजबुल्लाह ने सरफेस टू एयर मिसाइल दागी है उन इजरायली फाइटर जेट्स पर जो लेबनानी एयर स्पेस में घुसे थे, साउथ लेबनान के ऊपर मंडरा रहे थे। अब ये कहा जा रहा है, ये चर्चा तेज है कि क्या रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह को दे दिया है, जिससे ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दागी जा रही हैं। क्या हो रहा है? फिलहाल ये बताया गया है, अटेम्प्टेड मिसाइल इंटरसेप्शन ऑफ इजरायली एयरक्राफ्ट रिपोर्टेड इन सदर्न लेबनान। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि अगर फाइटर जेट्स गिराए जाते हैं इजराइल के तो बड़ा नुकसान होगा, जो अभी तक हमास नहीं कर पा रहा था। हालांकि उन्होंने भी अपाचे की तरफ कभी कभी रॉकेट्स दागे हैं, लेकिन गिरा नहीं पाए। अगर हिजबुल्लाह ने इजरायली एयरक्राफ्ट गिरा लिया तो आप समझ लीजिए जंग का रुख मोड़ सकता है, क्योंकि अभी तक इस तरीके के हमले हिजबुल्लाह की तरफ से नहीं हुए थे, यानी हमले तेज हो रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। और आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि कोई पहली बार नहीं है जब इजराइल के फाइटर जेट्स पर इस तरीके की मिसाइल दागी हो सरफेस टू एयर। ये तीसरी बार था। अभी खबर ये है कि इजराइल को भारी नुकसान हुआ है गजा के अल जैतून इलाके में। यहाँ बहुत इंटेंस फाइटिंग हुई है गजा के फ़लस्तीनी लड़ाकों के और इजरायली फोर्सेस के लड़ाकों के, उनके मिलिट्री मैन्स के बीच। और इस लड़ाई का नतीजा ये हुआ है कि बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से ज़ख्मियों को ले जाया गया है। ये भी दावा है हमास की तरफ से कि भाई कई फौजी इजराइल के मारे गए हैं। अल मायदीन की हेडलाइन है, इजरायली कैजुअल्टीज़ इन अल जैतून एज रेजिस्टेंस कंटिन्यूज ऑपरेशन। और इसी में नीचे लिखा हुआ है, वेयर द ऑक्यूपेशन फोर्सेस ट्रांसपोर्टेड कंफर्म्ड कैजुअल्टीज बाय मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स। जो कैजुअल्टीज हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट किया गया है मिलिट्री हेलीकॉप्टर से, यानी एक बड़ा नुकसान हुआ है। और इसकी जो तस्वीर है ये आज ही की है। कई मिशंस जो अल जैतून में चलाए गए हैं, बड़ी जहां इंटेंस फाइटिंग हो रही है वहां दिखाया जा रहा है कैसे इजराइल के मर्केवा टैंक्स को उड़ाया गया है, आर्मर्ड व्हीकल्स को उड़ाया गया है। इवन जो लोग किसी बिल्डिंग में पनाह लिए हुए थे या छुपे हुए थे इजरायली फौजी, उन बिल्डिंग्स को भी हमास और बाकी रेजिस्टेंस ग्रुप के लड़ाकों ने निशाना बनाया है। बढ़ते आगे। और आगे बढ़ते ही वो सीन आपको दिखा दूं जिसमें ये तस्दीक की गई है कि ये हेलीकॉप्टर्स इजराइल के, ये उन तमाम जख्मी या मारे गए इजरायली फौजियों को लेकर जा रहे हैं इजराइल के इलाके वाले अस्पतालों में। ये लिखा गया है करंट रिपोर्ट की तरफ से, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि इजरायली मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स एन कारेम हॉस्पिटल जेरूसलम में लैंड हुए हैं, जहां पर कई सोल्जर्स जो जख्मी हैं वो लाए गए हैं। और ये पिछले कुछ घंटों में दूसरी मर्तबा हुआ है, यानी कि बड़ी तादाद में फौजी जख्मी हुए हैं कि एक फेरे में नहीं बल्कि कई फेरों में अस्पतालों तक लाए गए हैं। और ये बताया गया है कि गजा के जैतून में बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, बड़े हमले हुए हैं रेजिस्टेंस मूवमेंट की तरफ से, जिसमें इजरायली फौजी मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं। फिलहाल इजराइल इस बारे में कल तक तो ऐलान करेगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक हेडलाइन देख लीजिए, और ये जुड़ी हुई है सीज फायर से, जिसमें यह बताया गया है कि कल मिस्र, क्योंकि कायरा में एक बार फिर बातचीत हुई थी, इस बातचीत में क्या क्या हुआ उसके बाद जो है वो इजरायली डेलीगेशन वापस लौट आया इजराइल। लेकिन ये बताया गया मिस्र जो है एक रिवाइज्ड प्रपोजल कल पेश करेगा। अब इस रिवाइज्ड प्रपोजल को लाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हमास पिछले प्रपोजल पर राज़ी नहीं। वो कहता है कि भाई वो जो मई जून में लाए थे, बाइडेन का जो प्रपोजल था उस पर हम एग्री थे, हानिया साहब एग्री थे, अब वो नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना प्रपोजल नहीं है, वही प्रपोजल लाओ। इन्होंने ये कर रखा है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर, नेटजारिम कॉरिडोर, इस पर आईडीएफ का कब्जा रहेगा। हमास इसे मान नहीं रहा, वो कह रहा है कि खुद मुख्तारी क्या चीज़ होती है भाई। तो भैया अब मिस्र जो कल रिवाइज प्रपोजल लाएगा
उसमें क्या होगा? क्या हमास का दबदबा कायम होगा? नेटजारिम और फिलाडेल्फिया से मिल जाएगा? मुझे लगता है ये तो नहीं होगा। लेकिन हमास को पोटने के लिए, समझाने के लिए, मनाने के लिए, दुलाने के लिए, पुचकारने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें डाली जा सकती हैं जिससे बाद में ये कहा जा सके देखो हमने तो लचीलापन भी दिखा दिया, हमास फिर भी नहीं माना। अब कल देखते हैं कि क्या होता है जब कल ये हमास को प्रपोजल मिस्र हमास को पेश करेगा। हमास उस पर क्या करता है ये देखना होगा। फिलहाल अमेरिका की पूरी कोशिश है कि सीज फायर हो जाए। इसके बावजूद हथियार देने की जो आदत है वो भी जारी है इजराइल को। चलिए अब बात करते हैं वेस्ट बैंक की। नाब्लुस एक जगह है, एक शहर है, इलाका है वेस्ट बैंक में। गजा की फाइट छोड़ दीजिए, वहां इंटेंस फाइटिंग हुई है। वहां भी रेजिस्टेंस मूवमेंट के लड़ाकों ने घेरा चारों तरफ से और इजरायली फौज जो उस शहर में घुसी थी वहां से खदेड़ दिया और वहां से उन्हें भागना पड़ा। अल मायदीन की हेडलाइन देख लीजिए, इजरायली रेड ऑन नाब्लुस एंड्स विद आईओएफ। ये आईडीएफ नहीं, आईओएफ, इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस लिखते हैं। आईओएफ विड्रॉल अंडर रेजिस्टेंस फायर। रेजिस्टेंस की फायरिंग, रेजिस्टेंस के बड़े हमले के बीच इजरायली फोर्स को विड्रॉ करना पड़ा, भागना पड़ा, नाब्लुस से निकलना पड़ा, क्योंकि उनको चारों तरफ से घेरा गया था, उनसे कड़ा मुकाबला किया गया। यहाँ उन्हें गजा जैसी आसानी नहीं मिली। एक तो मिक्स आबादी भी है, फिर वेस्ट बैंक में अगर आप वही सब कर देंगे तो बवाल मच जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट में दो मंत्री भिड़े हुए हैं, डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट और नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन ग्विर। चक्कर ये है कि योव गैलेंट ये कहते हैं कि ये आदमी इजराइल की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, जिसे सिक्योरिटी मिनिस्टर तुमने बना दिया है। ये खुद इतना अंड बंड मुंह से बोलता है, इतनी हरकतें करता है, कभी मस्जिद अल-अक्सा चला जाता है। ये इतना भड़का रहा है वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनियों को और मुस्लिम उम्मा को, पूरी दुनिया की, कि अगर कुछ बड़ा हुआ तो हमारे लिए समाज पाना मुश्किल होगा। इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब योव गैलेंट से बेन ग्विर क्या कहता है? ये सब एक्स पर फाइट चल रही है, आमने सामने भी एक्स पर, सोशल मीडिया पर भी। ये हेडलाइन देख लीजिए अल मायदीन के ना, तो इसी में नीचे लिखा है कि इतमार बेन ग्विर योव गैलेंट के लिए कहता है कि ये बंदा कहता था कि हम लेबनान को स्टोन एज में, पाषाण काल में पहुंचा देंगे, जब लोग गुफाओं में रहते थे पत्ते बांधकर। ये कहता था कि हम हिजबुल्लाह को इतना तबाह कर देंगे, स्टोन एज में पहुंचा देंगे। लेकिन हो ये रहा है कि इनकी वजह से फोर्सेस ऐसे लड़ रही हैं कि नॉर्थ इजराइल का इलाका स्टोन एज में पहुंच गया है, तबाह होता चला जा रहा है। इतनी तबाही है जो हमारे पास कैमरों के ज़रिए नहीं आ रही है, जो मिनिस्टर एक दूसरे से लड़ाई में कबूले दे रहे हैं। यानी हिजबुल्लाह बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है नॉर्थ इजराइल में। वो नॉर्थ इजराइल का इलाका स्टोन एज में पहुंच गया है और उसकी वजह है योव गैलेंट। ये कहना है इतमार बेन ग्विर का। बढ़ते हैं आगे। हिजबुल्लाह से जुड़ी एक और खबर है जो इजरायली अखबारों में चर्चा का सबब बनी हुई है। वाला न्यूज़ वहाँ का बहुत बड़ा मीडिया आउटलेट है। उनके हवाले से जो खबर है वो छोटी करके करंट न्यूज़ ने छाप दी है, करंट रिपोर्ट ने, कि भाई अगर खुदा ना खास्ता सीज़ फायर की टॉक, सीज़ फायर की बातचीत पटरी से उतर गई, सीज़ फायर नहीं हुआ गजा में, तो हिजबुल्लाह को फुल फ्लैश खेलने का और जंग लड़ने का मौका मिल जाएगा। वो होता हुआ बैठा हुआ है, फौज शुक्र जो उनके बड़े कमांडर मारे गए थे उनकी मौत का बदला भी लेगा और नए हमले करेगा फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए। तो हमें तैयार रहना चाहिए या फिर हमें सीज़ फायर कर लेना चाहिए। हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल में बेहद डर है। ऐसा नहीं है कि इजराइल हमले नहीं कर रहा, फिर वही कहूँगा खबर दोनों तरफ की हो तो खबर होती है, वरना प्रोपेगेंडा। इजराइल भी लगातार सदर्न लेबनान में हमले कर रहा है और अब ये टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन है कि आईडीएफ ने इस बात को कंफर्म किया है कि हिजबुल्लाह के 3 कमांडर मारे गए हैं एक स्ट्राइक में, इजरायली स्ट्राइक में, और ये कमांडर जो थे एक रॉकेट अटैक में शामिल थे, वो अटैक जो इजराइल में हुआ था। तो लगातार हिजबुल्लाह के लोगों को चुन चुन कर इजराइल मारने का दावा कर रहा है। बहुत से लोग हिजबुल्लाह के मारे भी जा रहे हैं। मैं, और हो सकता है बहुत से आम लोग भी हों, मैं अमूमन ये सोचता हूँ कि इनके बारे में जानकारी कौन दे रहा होगा। तो साउथ लेबनान में भी बहुत से लोग हैं और याद रखिएगा यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस भी हैं, उनके रडार सिस्टम भी हैं। हिजबुल्लाह के मूवमेंट पर नज़र रहती है, मैंने कल रात 10 बजे के शो में आपको बताया था। बढ़ते हैं बाबा, मिडिल ईस्ट आई की एक खबर है कि इजिप्ट के जो बंदरगाह हैं, इजिप्ट के जो पोर्ट्स हैं, वो इजराइल के लिए संजीवनी की तरह काम कर रहे हैं। 7 अक्टूबर के बाद वो तमाम सामान जो बाब अल मंदब और रेड सी से होकर आना था नहीं आ पाया, तो अब वो इजिप्ट तो ऊपर ही है, उधर से जो घूम के आ रहे हैं तो इजिप्ट के बंदरगाहों पर आ रहे हैं, सारे सामान आ रहे हैं, डॉक हो रहे हैं और फिर वहाँ से
بہت ہی آسانی سے خفیہ راستوں سے آسانی سے اسرائیل کو پہنچ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ مئی کے مہینے سے جب سے رافع بارڈر پر اسرائیل کا قبضہ ہوا ہے تب سے رافع کے ذریعے بھی غزہ کی زمین سے ہوتے ہوئے غزہ کے لوگوں پہ بم برسانے کے لیے سامان اسرائیل مصر سے آ رہا ہو۔ ویسے تو کھانے پینے کے سامان آ رہے ہوں گے، ڈائپرز بھی آ رہے ہوں گے، ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور بھی چیزیں، وائپرز بھی، پوچھا کے لیے بھی۔ آپ لوگ ڈائپر سے پتہ نہیں کیا سمجھ تو گئے ہوں گے۔ خیر، یہ سب سامانات آ رہے ہیں، تو مصر پوری دوستی جو ہے نا، پوری دوستی نبھا رہا ہے، یہ بتاتے ہیں رپورٹ ٹریکنگ، اور یہ ایک رپورٹ سے، ایک انویسٹیگیشن سے خلاصہ ہوا ہے۔ رپورٹ ٹریکنگ موومنٹ آف شپس ڈاکومنٹس ریگولر ٹرانسپورٹیشن آف گڈس فرام ایجپشین پورٹس ٹو حیفا اینڈ اشدود۔ حیفا اور اشدود، یہ دو اسرائیلی قبضے والے علاقوں میں مصر کے بندرگاہوں سے سامان، السیسی صاحب سے دوستی نبھانا کوئی السیسی صاحب سے سیکھے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے دوستی، ہر سب کچھ طاق پہ رکھ دیا جاتا ہے، کیا عرب ہونا، کیا ریڑھ کی ہڈی، کیا فلسطین، کیا القدس، سب چھوڑ دیجیے، دوستی سب سے بڑی، دوستی اور اپنے مقاصد ہے۔ یہ ایران کی کچھ خبروں کا ذکر کر لیں۔ ایران نے ایک بڑا ایکشن کیا ہے آج بھائی، انہوں نے 14 داعش کے ٹیررسٹ کو، ان کے ممبر کو گرفتار کیا ہے، اور یہ قریباً 4 صوبوں سے کیا ہے۔ ایران کے ان 4 صوبوں میں یہ 14 داعش کے دہشت گرد ایکٹیو تھے، اور کوئی بڑی گھٹنا انجام دینے کی فراق میں تھے، کسی بڑے انسیڈنٹ کو یہ انجام دینا چاہتے تھے، یہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کہا گیا ہے۔ فی الحال ان کا پلان کیا تھا، کہاں کہاں سے تار جڑے ہوئے تھے، کہاں کہاں ان کا گٹار بج رہا تھا، اس سب کی جانکاری ان سے جٹائی جا رہی ہے، کٹائی بھی جاری ہے۔ فی الحال بڑھتے ہیں آگے۔ عباس اراغچی ایران کے نئے فارن منسٹر ہیں، ابھی بنے ہیں۔ انہوں نے سیدھا یورپی یونین سے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کو ایران سے تعلقات وسیع کرنے ہیں، تعلقات سدھارنے ہیں، ایلو کرنا ہے، تو آپ کو اپنے نظریے میں اور نظر میں دونوں میں تبدیلی لانی پڑے گی، جو آپ کے اندر خامیاں ہیں وہ نکالنی پڑیں گی، تبھی ایران آپ سے محبت کا اظہار کرے گا۔ ارنا کی ہیڈ لائن کہتی ہے یورپی یونین مسٹ کریکٹ رانگ پالیسیز ٹو ڈیولپ ٹائز ود ایران۔ ایران کے ساتھ ٹائز کرنے کے لیے، سمجھوتے کرنے کے لیے، دوستی کرنے کے لیے آپ کو اپنی رانگ پالیسیز کو درست کرنا پڑے گا۔ یورپی یونین سے ایران کا کہنا ظاہر سی بات ہے، دم والی بات ہے۔ یورپی یونین کو یہ آئینہ دکھانا کہ آپ کی پالیسیز میں خامی ہے، اس کے کہنے کے اور گنانے کے لیے واقعی دم چاہیے، اور وہ ایران میں ہے۔ نامیبیا سے ایک خبر ہے۔ نامیبیا میں کچھ گروپس نے، کچھ آرگنائزیشنز نے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان جہازوں کو اسرائیل کی طرف جانے سے روکا جائے۔ پہلے بات تو ہمارے ہاں بندرگاہ پر کچھ دیر رکنے، لنگر ڈالنے، ان سب کے لیے بھی روکا جائے، اسرائیل کی طرف بھی جانے سے روکا جائے، جن میں موت کا سامان، فلسطینیوں کی موت کا سامان اسرائیل تک جا رہا ہے۔ کیونکہ شک ہے کہ دنیا کے کئی ملک خاموشی سے، بھلے وہ کھلے طور پر ٹسوے بہا رہے ہوں فلسطینیوں کے لیے، لیکن اندر سے مائی فرینڈ دوستی نبھا رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، دوستی نبھا رہے ہیں اور ہتھیار بھیج رہے ہیں اسرائیل کو۔ تو ایسے جہازوں کو روکنا چاہیے تاکہ انسانیت کا قتل اور نہ ہو سکے، تاکہ باہر سے آئے ہوئے لوگ زمین کے مالکوں کا نرسنہار، جینوسائیڈ نہ کر سکیں۔ اب ایک تھوڑا سنجیدہ خبر تو ساری ہیں، یہ ایک اور سنجیدگی بھری خبر ہے۔ ابھی ہفتے بھر پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی غزہ میں اور بیماریوں کے علاوہ پولیو پھر سے پھیلنے لگا ہے، اور شاید 20-25 سال بعد یہ پہلا کیس پکڑا گیا ہے، ایک بچے میں پولیو کا ملا ہے۔ اب اسی کیس میں ایک بری خبر یہ ہے کہ وہ بچہ اب پیرالائز ہو گیا ہے، اس کے چلنے کی قوت ختم ہو گئی ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ویکسینز اور باقی دوائیں کھانوں کے علاوہ نہیں پہنچ رہی ہیں، نہ کھانا صحیح سے پہنچ رہا ہے، نہ دوائیں صحیح سے غذا پہنچ رہی ہیں۔ یہ اس طریقے کا ظلم ہے جو ہو رہا ہے، جو دکھ رہا ہے، جو سنائی دے رہا ہے، لیکن اس پر کوئی بول نہیں رہا۔ سب چاہتے ہیں جنگ رک جائے، لیکن جو چاہتے ہیں وہی جنگ کے لیے ہتھیار دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ شرمناک بات، اس سے زیادہ دوگلاپن کیا ہو سکتا ہے؟ ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے ہاتھ
बंधे हुए हैं। हम जाएं तो जाएं कहाँ। नॉर्मल डेज में गजा में जाना मुश्किल था, एक ओपन जेल, और आज वो जहन्नुम बना दिया गया है। आज तो और तोपे टैंक खड़े हुए हैं, कौन जाए कैसे जाए पता नहीं। रूस और यूक्रेन की बात कर लेते हैं। इमोशनल होना इंसान की फितरत है, हो ही जाता है। रूस की खबर मुझे इमोशनल नहीं करती क्योंकि जंग की खबर है। ये आग का गुबार जो ब्लैक एंड वाइट आप देख रहे हैं, ये एक ऑयल डिपो है रूस के इलाकों का, जिसे यूक्रेन के ड्रोन्स ने फिर निशाना बनाया है। रोस्तोव इलाका है रूस का, जहां पर इस ऑयल डिपो को, और इसके पास खड़ी आप दिख रहे होंगे ट्रेन थी वो जो ऑयल ले जाती है, टैंकर्स हैं उसमें, तो इन्हें निशाना बनाया गया। 6 दिन के अंदर ये इस ऑयल डिपो पर दूसरा हमला है। यूक्रेन चाहता है कि रूस की आर्मी को टैंक्स के लिए, आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए, इन सब के लिए पेट्रोल डीजल जो भी चाहिए वो ना मिले। इससे बड़ी सप्लाई होती थी रूस की आर्मी को, लिहाजा ये नुकसान लगातार यूक्रेन बड़े कैलकुलेटेड तरीके से कर रहा है। हाँ, नाटो ने इस बार कहा है, आरटी न्यूज़ की ये खबर है, नाटो ने इस बार ये कहा है कि भाई कोर्स्क जो है, या कोर्स्क जो रीजन है जिस पर यूक्रेन ने हमला किया रूस के अंदर घुस के, वो गलत था, ऐसा करना नहीं चाहिए था। नाटो ने ऐसी बात पहली बार की है। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या यूक्रेन ने नाटो की मदद के बिना ऐसा किया या उनकी मर्जी के बिना ऐसा किया, क्या उनकी जानकारी में पहले नहीं था? खैर, नाटो मेंबर ने ऐसा कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद ऑल इंडिया का ये शो आज का यहीं ख़त्म होता है। मंडे से सैटरडे आता है, संडे में नहीं, थोड़ा आराम टीम को देते हैं। हाँ, टीम के लिए ये है QR कोड, अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा, हिम्मत मिलती है।